हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम ऋचा शर्मा। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स सेशन। रोज दिन में 12 बजे आपके लिए सेशन लाया जाता है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। आज का जो सेशन है वो खास सेशन होने वाला है बिकॉज नया कैबिनेट गठित हो चुका है, मोदी कैबिनेट 3.0। दिस इज हाउ ये पॉपुलर हो रहा है। तो आज वो कैबिनेट में कौन टोटल लोग हैं, कौन कौन सा पोर्टफोलियो उनको मिला है, कौन सा मंत्रालय वो संभालेंगे, आज ये हम ब्रीफिंग लेंगे। ऑफकोर्स इसके ऊपर मैं अलग से सेशन लेकर के आऊंगी निमोनिक से आपको इसको याद कराने के लिए कल, लेकिन आज हम डेली सीए के एंगल से इसको कवर करेंगे और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं सेशन को। पंचांग के हिसाब से ज्येष्ठ महीना चल रहा है, ये मैं रोज आपको बताती हूँ ताकि आप हिंदू कैलेंडर से थोड़ा सा रूबरू हो सके। एग्जाम में जब आप फेयर्स और फेस्टिवल करोगे इससे आपको मदद मिलेगी। ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष और इसकी पंचमी है आज। जैसे हम ग्रिगोरियन कैलेंडर में कहते हैं कि कौन सा साल चल रहा है 2024, ऐसे विक्रम संवत 2081 चल रहा है और शक संवत के हिसाब से 1946 चल रहा है। हाँ जी, ओके। सो आज का जो भी सेशन है उसकी शुरुआत करने से पहले हम कल के जो क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करते हैं। हमारे रिचुअल है हर बार का, तो चलिए शुरू करते हैं। कल का जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वाज अवॉर्डेड यूएन्स यानी यूनाइटेड नेशंस WSIS 2024 चैंपियन अवार्ड? कौन सी संस्था है भारत से जिसे यूनाइटेड नेशन का WSIS 2024 अवार्ड दिया गया? और राइट आंसर क्या होगा? C. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। ऐसे मैसेजिंग सिस्टम बनाने के लिए कि कभी भी अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो सभी के पास में मैसेजिंग सिस्टम से इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, इसके चलते ये अवार्ड C. को दिया गया था। देन सेशन के दौरान भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करती रहती हूँ टू कीप यू इन एक्टिव लर्निंग मोड। सो आज मैंने रिस्पॉन्स पिक किया है देवेश आपका। सो देवेश ने सारे आंसर्स राइटली मेंशन किए हैं। लेट अस सी। शुक्ल पक्ष को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आइड आस्क्ड यू। इसको वैक्सिंग फेज ऑफ मून कहते हैं। एक होता है वेनिंग फेज ऑफ मून, वो कृष्ण पक्ष को कहा जाता है। वैक्सिंग फेज जिसमें चांद धीरे धीरे बढ़ता है, वो फोर्टनाइट है। मिनिमम एज टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा। कल हम न्यूज पढ़ रहे थे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने शपथ ग्रहण की, तो हमने लोकसभा के स्टैटिक पॉइंट्स भी कवर किए थे, राइट? तो हमने देखा था लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम कितने ईयर्स का होना चाहिए हमें? 25 ईयर्स का। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम 30 ईयर्स इज द एलिजिबिलिटी। देन मैंने आपसे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी पूछे थे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर से डील करते हुए हैं। कल जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स PM का, उससे डील करते हुए दो आर्टिकल। तो आर्टिकल 74 आता है सबसे पहले कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिनको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर, वो एड करते हैं प्रेसिडेंट को डिसीजन लेने के अंदर। और आर्टिकल 75 ये बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे, और जो बाकी मिनिस्टर्स हैं उनको भी प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। सो आर्टिकल 74 एंड 75 आर टू इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और PM से रिलेटेड। देन कल हमने फ्रेंच ओपन की बात की थी कि फ्रेंच ओपन किसने जीता? ईगा श्वेटिक ने जीता फीमेल्स के अंदर। रनर अप कौन रही? जैस्मीन पाओलेनी। एंड फाइनली मैंने आपसे पूछा था, कल हमने ग्वादर पोर्ट का डिस्कशन किया पाकिस्तान का, तो ग्वादर पोर्ट से क्योंकि पाकिस्तान से अफगानिस्तान पहुंचने में हमें दिक्कत हो रही थी, पाकिस्तान से हमें रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं अभी, तो हमने एक सब्स्टिट्यूट क्या लिया? हमने लिया चाबहार पोर्ट ईरान का। इसको हमने डेवलप किया और उसके थ्रू हम मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान तक पहुंचते हैं, राइट? सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस आई हैड आस्क्ड यू। वेरी गुड एंड लॉट मेनी स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड इट वेल। कीप इट अप। चलिए जी, कैबिनेट के ऊपर आए उससे पहले इंपॉर्टेंट डे देखेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, खेलकूद के लिए ना। इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, 18 साल से छोटे जो लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनमें प्ले की फीलिंग बरकरार रहे, इसके लिए इसी साल से यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले ऑब्जर्व करना शुरू किया है। और देखो पहली बार ऑब्जर्व किया जा रहा है तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 11 जून इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले टू बी ऑब्जर्व्ड दिस ईयर, 11 जून को, राइट? यूनाइटेड नेशन ने शुरू किया है ताकि एक एनुअल रिमाइंडर रहे कि बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए खेल कूद करना भी है, डिजिटल डिवाइसेस लेके बैठे रहना काफ़ी नहीं होगा। और इस बार की थीम क्या है? थीम के नाम से हमेशा थीम प्रमोट नहीं की जाती। कई बार यूनाइटेड नेशन की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे ना, तो वहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ रहता है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड, उसकी जो हेडिंग होती है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उसी को थीम की तरह काउंट कर लिया जाता है। तो वैसे कहीं थीम अलग से दी नहीं गई है, पर ये उस आर्टिकल की हेडिंग है, प्ले मेक्स अ बेटर वर्ल्ड। तो अगर कभी थीम पूछी जाए इसकी तो यही होगी, और कोई थीम अनाउंस नहीं की गई है। प्ले मेक्स अ बेटर वर्ल्ड। ओके, चलिए आ जाइए जी सबसे बड़ी खबर की तरफ। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
कोई ना कोई पोर्टफोलियो किस मंत्रालय ने मंत्री ने संभाल रखा है, पूछा जाएगा ही जाएगा। सो बस ये 1 नंबर आपका सिक्योर करने के लिए ये लिस्ट आपको याद करनी है। आई विल हेल्प यू इन दैट। मैं निमोनिक से कल सेशन लेकर के आऊंगी। आज शाम को आपका मंथली एमसीक्यू सेशन आएगा, मई मंथ का, जो आप इतने टाइम से अवेट कर रहे हो। मैंने आपको बताया था यूजुअली मैं महीने के स्टार्टिंग में लाती थी, लेकिन देन आई थॉट कि ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो डेली और वीकली सीए नहीं देखते, सिर्फ मंथली सीए देखते हैं, वर्किंग होते हैं, नहीं टाइम निकाल पाते, व्हाटएवर, पढ़ना नहीं चाहते। सो एक बार वो बच्चे भी सारा मंथली सीए कंपाइलेशन देख लें, फिर मैं आपके लिए एमसीक्यू सेशन लाऊंगी ताकि सारे बच्चे अपना टेस्ट और रिविजन कर सकें। ओके, तो आज शाम को 7 बजे वो सेशन आपका आएगा। कल शाम को आपके लिए मैं ये कैबिनेट मिनिस्टर्स वाला निमोनिक से सेशन ले आऊंगी। चलिए, सो मोदी 3.0 कैबिनेट कंप्लीट लिस्ट आ चुकी है, मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो असाइन हो चुके हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हेड हैं और ये अपने पास कुछ मंत्रालय रख सकते हैं। इन्होंने कौन कौन से रखे हैं देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, पिछली बार भी इनके पास था। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, पिछली बार भी था। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इन्होंने रख लिया है। और भी अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज होंगे या ऐसे कोई मंत्रालय जो किसी और को नहीं दिए जाएंगे, वो अपने पास पीएम रख सकते हैं। तो ये अभी 3 एरियाज तो रखे हैं, उसके अलावा फ्यूचर में कुछ और भी ले सकते हैं ये। चलिए, अब जो भी सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो कहे जाते हैं, रक्षा से रिलेटेड हो गया, फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री हो गई, वो सब बीजेपी के पास है। इस बार बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इस बार एनडीए कोलिजन गवर्नमेंट बनी है, राइट। तो आपको जो अलग अलग पोर्टफोलियोज देखने को मिलेंगे जो हैंडल कर रहे हैं लोग, सारे बीजेपी के नहीं होंगे। कोई जनता दल यूनाइटेड का भी होगा, कोई दूसरी पार्टी का भी होगा जिनका कोलिशन बना है। एनी विच वेज, अभी तो हम पोर्टफोलियो याद करते हैं, कौन से मिनिस्टर को मिले देखते हैं। राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पहले भी संभाल रहे थे। अमित शाह होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन, सहकारिता संभाल रहे हैं। नितिन जयराम गडकरी जी रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज पहले भी देख रहे थे। जेपी नड्डा जी, जगत प्रकाश नड्डा, इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स भी ये बने हैं। 2 डिपार्टमेंट ये देखेंगे मिनिस्ट्रीज। शिवराज सिंह चौहान जी कैबिनेट के अंदर आ चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट इनको दी गई है। अभी आप सिर्फ एक बार देख लीजिए। निर्मला सीतारमण पहले भी फाइनेंस और कोऑपरेट अफेयर्स देख रही थी, कॉर्पोरेट अफेयर्स अभी भी वही देख रही हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर बड़े पॉपुलर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इनको तो बदलने अब बनता भी नहीं था। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देख रहे हैं अभी भी। मनोहर लाल खट्टर जी जो कि हरियाणा के सीएम हुआ करते थे, अब उनको मिला है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ पावर। एचडी कुमारस्वामी जी, इनको हैवी इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील दी गई है। पीयूष गोयल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यही रह गया है, बाकी वाली चीजें ले ली गई हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी अभी भी एजुकेशन मिनिस्ट्री हैंडल करेंगे। जीतन राम मांझी, इनको एमएसएमई मंत्रालय दिया गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। राजीव रंजन सिंह, जिनको लल्लन सिंह भी कहा जाता है, तो इनको पंचायती राज, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, ये 2 दिए गए हैं। सर्बानंद सोनोवाल मिनिस्टर हमारे पहले भी पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के थे, अभी भी वही संभालेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनको क्या दिया गया है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का मंत्रालय दिया गया है। देन किंजरप्पू राम मोहन नायडू, टंग ट्विस्ट हो गई मेरी, सिविल एविएशन दिया गया है इनको। प्रहलाद जोशी जी कंज्यूमर अफेयर, फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये संभालेंगे। ज्वाल ओरम जो है वो ट्राइबल अफेयर्स देखेंगे। गिरिराज सिंह जी को कपड़ा मंत्रालय मिल गया है, टेक्सटाइल्स मिल गए हैं। अश्विनी वैष्णव पहले भी रेलवेज देख रहे थे, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, वही ये देख रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको मिल गया है कम्युनिकेशन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, कम्युनिकेशन को इस बार अलग करके और नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट, ये दोनों ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दे दिया गया है। भूपेंद्र यादव जी को एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, पहले भी था इनके पास में। फर्दर गजेंद्र सिंह शेखावत जी को कल्चर और टूरिज्म मिल गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का डेवलपमेंट था, ठीक है। कल्चर टूरिज्म अब किसको मिल गया है? मैं पुराने मंत्रियों के नाम जानकर के नहीं बोल रही हूँ, पुराने कैबिनेट मिनिस्टर्स के, आपको कंफ्यूजन होगा, है ना, क्योंकि टेक्निक से अगर आपने भी याद की होंगी तो दिमाग में छपे हुए होंगे, बहुत इजीली निमोनिक्स निकलता नहीं है दिमाग से, इसलिए एक बार मैं सिर्फ नए वाले नेम याद पढ़ रही हूँ आपके लिए। अन्नपूर्णा देवी,
एक महिला आई निर्मला सीतारमन जी के बाद एक और, अन्नपूर्णा देवी जी को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। स्मृति ईरानी अब हट चुकी हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री से क्योंकि ऑब्वियसली जीती नहीं इस बार। किरेन रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स और माइनॉरिटी अफेयर्स। हरदीप सिंह पुरी जी पहले भी पेट्रोलियम नेचुरल गैस देखते थे, 2 देखते थे, अभी इनके पास एक ही रह गया। मनसुख मंडाविया जी, चेंज हो गया इनका पूरा सब। लेबर और एम्प्लॉयमेंट देखेंगे, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स देखेंगे। जी किशन रेड्डी कोल और माइंस देखने वाले हैं। चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। CR पाटिल जल शक्ति मंत्रालय देखेंगे। सो ये 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ये फाइनल हो चुके हैं और ये पूरी लिस्ट आपके सामने रखिए। अब हम वीडियो के अंदर और क्या देखेंगे कि ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आए, कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं, ओके ऑफ कोर्स कौन सा पोर्टफोलियो इनके पास है और इनका नाम, ये सब कुछ हम याद करते चलेंगे। चलिए सो वो तो अलग वीडियो है, आज की कहानी यहाँ तक की इस न्यूज़ की हो गई। अब जितने भी नए बच्चे जुड़ते हैं आप सोचोगे मैम क्या नोट्स बनाए इतनी सारी चीज़ों के? नहीं, मेरे ओपिनियन में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसकी PDF हम आपको डेली प्रोवाइड करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफरिंग है आपके लिए। परचम का टेलीग्राम चैनल है परचम क्लासेस नाम से, और देख लीजिएगा काफ़ी सारे फॉलोअर सब्सक्राइबर्स हैं वहाँ पे, बहुत सारे फेक भी बने हुए हैं। सो लिंक फॉलो कर लीजिए, वीडियो का जो टाइटल है ना उस पर क्लिक कीजिए, मोर पे क्लिक कीजिए, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे, वहाँ से आप परचम टेलीग्राम फॉलो कर सकते हो। परचम ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन से भी आप PDF ले सकते हो। वीकली मंथली मैगजीन्स वगैरह चाहिए तो फिर आप वेबसाइट पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वेबसाइट पे। अब ध्यान दीजिए, जैसे बहुत सारे बच्चों को कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत तो नहीं कुछ कहूँगी मैं। parchamclasses.in से जब भी आप कोई PDF परचेज करते हो ना, जैसे आपने पेमेंट किया बिल्कुल उसी पेज पे नीचे डाउनलोड लिंक आ जाता है। पेज को रिफ्रेश मत कीजिए, बैक मत कीजिए, कहीं और मत जाइए, वहीं नीचे स्क्रॉल करिए, डाउनलोड लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करते ही आपका PDF डाउनलोड हो जाता है। अगर ये स्टेप आप मिस कर देते हो तो फिर आपको मेल में भेजा जाता है और वो कई बार टेक्निकल रीजन से हो सकता है अटक जाए अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है वेबसाइट पे। ओके, सो बेस्ट यही रहेगा आप वो डाउनलोड लिंक्स को एक्सेस कर लिया करो। नहीं तो ऑफकोर्स फिर आप हमें मेल कर सकते हो parchamclasses06@gmail.com पे, हम आपको हेल्प करेंगे। पेमेंट रिसीट वगैरह आपको भेजनी पड़ेगी। अच्छा, मंथली मैगजीन जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता आ चुकी है, parchamclasses.in से आप इसको ले सकते हो। पूरे महीने का, मई मंथ का कैटेगरी वाइज करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके आपको मिल जाएगा। उसके अलावा सवाल ई बुक भी लाइव हो चुकी है मई मंथ की, और अगर एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना है तो परचम ऐप से जाकर के ले सकते हो। हर महीने 200 MCQ विद एक्सप्लेनेशन। CA सब्सक्रिप्शन भी परचम ऐप पे अवेलेबल है, कोर्स भी अवेलेबल है SSC का। ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें हेल्पलाइन नंबर। प्रॉब्लम आ रही है परचेज के बाद तो parchamclasses06@gmail.com, परचम ऐप में चैट भी कर सकते हो। ओके, अगली खबर। अब जैसे ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सबसे पहले जो फाइल पे हस्ताक्षर किए हैं वो कौन सा है? PM किसान की जो 17th इंस्टॉलमेंट रिलीज करनी थी उसके ऊपर हस्ताक्षर इन्होंने किए हैं। सो न्यूज़ क्या बनती है दैट PM नरेंद्र मोदी रिलीज्ड 17th इंस्टॉलमेंट ऑफ PM किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसी को PM किसान स्कीम कहा जाता है। ठीक है, सो 17th इंस्टॉलमेंट इसका रिलीज किया गया है, करीब 20,000 करोड़ रुपीस का, जो 9 करोड़ 30 लाख फार्मर्स को सीधे खाते में राशि डाल के हेल्प करेगा। क्या है ये PM किसान सम्मान निधि? PM किसान को सम्मान देने के लिए, यानी उसकी इनकम में सहारा देने के लिए सालाना एनुअली 6,000 रुपीज उसके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाते हैं 2-2 हज़ार के 3 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, पूरे साल में 3 इंस्टॉलमेंट जाएंगी 2-2 हज़ार रुपए की। कब शुरुआत की गई इसकी? इसको ऑपरेशनल बनाया गया 1 दिसंबर 2018 से, 2018 से, राइट। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ध्यान दीजिएगा, 2 तरह की स्कीम्स होती है, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ओके, सो सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी 100% फंडिंग जो है कौन देगा? केंद्र सरकार देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में फंडेड या स्पॉन्सर्ड स्कीम अगर हो, सेंट्रल फंडेड है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो उसमें कुछ परसेंटेज स्टेट गवर्नमेंट देती है, कुछ परसेंटेज सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आ जाती है। ठीक है, लेकिन ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी केंद्र सरकार की पूरी जिम्मेदारी इसके ऊपर है ना। इसका मेन एम क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस देना किसानों को, ताकि उनको बीज खरीदने हैं, खाद खरीदनी, इन सब के लिए थोड़ी बहुत राशि उनको मदद के लिए मिल जाए, 6,000 रुपए सालाना। क्लियर है? चलिए
अब जहां लोकसभा इलेक्शंस हुए थे वहीं कुछ स्टेट के अंदर स्टेट असेंबली इलेक्शंस भी हुए थे और वहां पे एक एग्जाम्पल आ चुका है आपके सामने जहां नए सीएम, नए तो नहीं है, सेकंड टर्म के लिए सीएम बने हैं, लेकिन एक स्टेट जहां पे स्टेट इलेक्शंस का रिजल्ट और सीएम का एक और टेन्योर स्टार्ट हो चुका है, वो है सिक्किम। ओके, सिक्किम। सो सिक्किम में क्रांतिकारी मोर्चा के लीडर, कौन सी पार्टी सीएम पोजीशन के लिए आ रही है? सो क्रांतिकारी मोर्चा, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के जो लीडर हैं प्रेम सिंह तमांग, है ना, इनको गोले भी कहते हैं। सो ही सोन इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम फॉर सेकेंड टर्म, दूसरे टेन्योर के लिए, दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए होपफुली ये अब सीएम की शपथ इन्होंने ली है। और कौन एडमिनिस्टर करवाता है सीएम की ओथ? गवर्नर करवाते हैं। सिक्किम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, ठीक है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी एंड प्रेम सिंह तमांग। सो भाई सिक्के यूजुअली हम मंदिर में चढ़ा देते हैं, है ना, याद करवा रही हूं अगर आपको नहीं पता तो आपने सिक्के रखा और बड़े प्रेम से मांग रहे हैं, प्रसाद दे दीजिए आचार्य जी, प्रसाद दे दीजिए, ठीक है। सो बड़े प्रेम से मांग रहे हैं। सो प्रेम सिंह तमांग क्या रखने के बाद मंदिर में? सिक्का रखने के बाद कि प्रसाद दे दीजिए आचार्य जी, ठीक है। सो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, लक्ष्मण जी को भी सीन में ला सकते हो आप। फाइन, चलिए अब एक ऐसी न्यूज जो ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है, आंसर राइटिंग के एंगल से भी मिल सकती है। अगर आप स्टेट्स या यूपीएससी सिविल्स दे रहे हो, वनडे एग्जामिनेशन में वनडे पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आ सकता है। एनएचआरसी जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है हमारी, उसने इरेडिकेशन ऑफ नाता प्रथा के लिए आवाज उठा दी है। सो नाता प्रथा एक ऐसी प्रथा है, आज के हिसाब से देखें तो हम कुप्रथा कहेंगे, यानी कि समाज के लिए अच्छी प्रथा नहीं है, पर्टिकुलरली फीमेल के लिए, और जो बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं या बच्चे होते हैं, उनके लिए अच्छी प्रथा नहीं है। ये जो प्रथा है ये बहुत लंबे समय से चली आ रही है और कुछ ट्राइब्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे भील ट्राइब है, और वहाँ पे भी कुछ स्टेट्स जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वाले इलाके जो हैं, और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कुछ जो समुदाय होते हैं वो क्या करते हैं, नाते में अपनी बेटियां दे देते हैं। नाते का मतलब क्या हुआ? नाते का मतलब तो रिश्ता बनाना हुआ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। शादी की जाती है लेकिन वो ऑफिशियल शादी नहीं होती, कोई फेरे नहीं लिए जाते, कोई कोर्ट मैरिज या रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता शादी का, सिर्फ पैसे लेकर के यानी ब्राइड प्राइस लेकर के और बेटी दे दी जाती है, राइट। अब आप बोलोगे मैम ठीक है, फाइन, लिव इन रिलेशनशिप जैसा हो गया, डिवोर्स का हेडेक नहीं होगा, अगर वाइफ को हस्बैंड पसंद नहीं आ रहा, हस्बैंड को वाइफ पसंद नहीं आ रही तो छोड़ के अपने अपने जीवन में आगे बढ़ो। हाँ बिल्कुल सही है, शायद जब शुरू की गई होगी ये प्रथा तो इसी अप्रोच से की गई होगी कि इस केस में नाता प्रथा में क्या होता है कि जैसे इफ आई एम द फादर तो या आई एम द मदर, तो मैंने अपनी बेटी की शादी किसी भी XYZ पर्सन, शादी नहीं बोलेंगे, मैंने अपनी बेटी का नाता किसी भी XYZ पर्सन से जोड़ दिया और बदले में एक अमाउंट ले लिया, मान लीजिए 2 लाख रुपए ले लिए, ठीक है। अब ये लड़की वहां चली गई, ये लड़की माइनर भी हो सकती है, ये लड़की चाइल्ड भी हो सकती है, राइट। तो पहली चीज तो यही है, यहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज्यादा होती हैं, जिससे आपने नाता जोड़ा है वो 50 साल का आदमी भी हो सकता है, राइट। अच्छा, अब वहां जाने के बाद में जरूरी नहीं है लड़की उस शादी में बनी ही रहे, अगर उसको कोई और आदमी पसंद आ गया तो वो जो नया आदमी है वो उसके हस्बैंड को एक राशि दे के इस लड़की को ले जा सकता है, ओके। तो ये तो हुआ कि ठीक है आप थोड़े फ्री हो रिश्तों के अंदर, ऐसा ही आदमी भी कर सकता है आदमी, लेकिन जब ऐसा करेगा वो दूसरी लड़की ले आया तो इस औरत का क्या होगा? बिकॉज आप शादीशुदा तो थे नहीं, हस्बैंड के ऊपर तो कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आपकी शादी से बच्चे हो गए, उन बच्चों का क्या? मदर अलग निकल गई दूसरे आदमी के साथ, फादर दूसरी वाइफ ले आया, वाइफ भी नहीं दूसरा नाता जोड़ करके ले आया, इस बच्चे का क्या होता है? तो ऐसे में बच्चे सफर करते हैं। मान लीजिए नाता जोड़ा, दोनों ठीक से रह रहे हैं, कोई तीसरे इंसान के पास किसी को नहीं जाना, लेकिन उस आदमी की हो जाती है डेथ, तो ऐसे केस में वो जो औरत है नाता प्रथा से जो आई है उसका क्या होगा? उसको तो मैरिज तो हुई नहीं, ये तो सिर्फ नाता था, तो मैरिज के कोई भी उसको जो बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं मिलेगी। आप प्रॉपर्टी में लीगल हकदार नहीं बनते हो, आप उसकी विडोर नहीं कहला सकते हो, राइट। आपके जो बच्चे होंगे उनको पैतृक संपत्ति में हक नहीं मिलेगा, आप लीगली मैरिड ही नहीं हो। तो ये सारे सोशल इश्यूज आते हैं नाता प्रथा के चलते, एंड आज की तारीख में ये प्रोस्टिट्यूशन की तरह से बन गया है। क्योंकि ये केस एनएचआरसी के सामने क्यों आया? एक फादर ने एक केस किया राजस्थान के अंदर, ये कहते हुए कि भाई मैंने नाते में लड़की दी थी लेकिन उसने उसको मार दिया, लेकिन जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कुछ 1-1.5-2 लाख रुपए के लिए उन्होंने अपनी बेटी को बेचा था, और फिर वो आदमी पूरे पैसे नहीं दे पाया तो अब वो अपनी बेटी को किसी और आदमी को बेचना चाह रहा था।
राइट। बेटी ने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं जाना किसी और के पास, फिर भी जबरदस्ती, तो ऐसे कई बार बेचने के चक्कर में वो बच्ची ने सुसाइड कर लिया था। और इस चक्कर में अब फादर को लगा मैं ना फंसूं, इसलिए वो इन्होंने केस फाइल किया। लेकिन जब पूरी शिनाख्त की गई तो देखा गया कि भाई गड़बड़ तो फादर ने ही की थी। तो अब सोच के देखिए, एक बच्ची, राइट, एक बच्ची हो सकता है वो 8 साल की हो, 10 साल की हो, 12 साल की हो, 15 साल की उसकी इच्छा के विरुद्ध, राइट, आप किसी से भी उसका नाता जोड़ देते हो सकता है उसका हस्बैंड उसको फर्दर कहीं और नाता जुड़वा दे, हो सकता है उसका फादर ही उसको उस नाते से वापस बुला ले, अच्छा तुम पैसे पूरे नहीं दे पाए, अब मैं तुम्हारा किसी और से नाता जोड़ देता हूं, अच्छा तुम भी पैसे नहीं दे पाए, अब मैं तुम्हारा किसी और से नाता जोड़ देता हूं। इमेजिन द प्लाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, राइट। कुछ केसेस में इच्छा से भी होते हैं, नाते जोड़ते हैं, जैसे कि जब आप अडल्ट हो वो फीमेल अपनी मर्जी से भी जोड़ सकती है, लेकिन चाइल्ड के केस में आप क्या करोगे? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और पेरेंट खुद पैसे कमाने के लिए अपनी बच्चियों का नाता मल्टीपल लोगों से भी जोड़ देते हैं, राइट। एक हस्बैंड जो एक नाते से औरत ले आया है या बच्ची ले आया है, वो 4-5 लोगों से भी नाता जोड़ सकता है। तो आपकी सोशल लाइफ क्या है, आपका रिस्पेक्ट स्टेटस क्या है, आपका लीगल स्टेटस उस मैरिज में क्या है? कुछ भी नहीं है। आपकी मैरिज, आपके नाते से जो बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन बच्चों का भविष्य क्या है? कुछ भी नहीं। सो इसीलिए ये एक सोशल ईविल है जिसके लिए अब NHRC ने कड़े कदम उठाए हैं। मुद्दा समझ में आ गया? अब पढ़ लेते हैं। NHRC seeks report on sale of underage girls as part of नाता प्रथा। नाता प्रथा में यूजुअली अंडर एज गर्ल्स को ही बेचा जा रहा होता है। कारण क्या है? वर्जिनिटी एक बहुत बड़ा कारण होता है, एंड ऑब्वियसली एक सोशल साइकी होती है कि जितनी छोटी होगी ठीक है, वील हैव सम फन फैक्टर ऑल्सो, और प्लस हमारे हिसाब से ढल जाएगी, हम ओवर पावर भी कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स, ओके, देयर आर सो मेनी सोशल इविल्स प्रेजेंट इन द सोसाइटी। सो नेशनल ह्यूमन कमीशन, राइट्स कमीशन ने नोटिस इशू किया है। नोटिस इन्होंने सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को नहीं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को भी किया है कि अभी तक इस तरह की प्रथाओं पे आपने कुछ क्यों नहीं किया। राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात गवर्नमेंट को भी नोटिस इशू किया गया है कि आप इस नाता प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हो या उठाने की सोच रहे हो। हमें इसका आप 8 वीक्स के अंदर अंदर, 8 सप्ताह के अंदर अंदर जवाब दीजिए, राइट। और नाता प्रथा को NHRC ने मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्रोस्टिट्यूशन से जोड़ा है, जिसमें बच्ची अपनी इच्छा से नहीं जा रही है, पेरेंट्स उसको भेज रहे हैं रादर, ओके। एंड विमेन या माइनर गर्ल्स को इस फॉर्म ऑफ प्रोस्टिट्यूशन में डाला जा रहा है और इसके इरेडिकेशन और कंप्लीट स्टॉपेज के लिए बात की जा रही है। ये एक पिक्चर है, आपके लिए डिस्टर्बिंग होनी चाहिए। आदमी देख लीजिए और ये बच्ची देख लीजिए, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड देयर इज नो मैरिज हैपनिंग। देखो, चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट भी इंडिया में बहुत जगह होता है, राइट, उसके खिलाफ भी बहुत कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें फिर भी मैं कहूंगी नाता प्रथा से तो इतनी कुरीतियां नहीं है। क्यों? क्योंकि गौना नहीं किया जाता, एक कॉन्सेप्ट होता है गौने का। हालांकि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ चाइल्ड मैरिज एट ऑल। चाइल्ड मैरिज और नाता प्रथा दोनों कैसे डिफरेंट है वो समझाना चाह रही हूँ मैं। चाइल्ड मैरिज के अंदर आपने शादी की है बकायदा बच्ची की दूसरे एक बच्चे से, दोनों माइनर हैं, लीगल नहीं है ये मैरिज, पर आपने अपने अपने घरों में रखा है उन दोनों को। जब वो 18 के 21 के हो जाएंगे तब आप उनको विदा कर देंगे, लेकिन आपने बांध दिया बचपन से ही उन्हें, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है? मैरिज जैसा कोई सीन ही नहीं है। इट इज मोर लाइक अ लिव इन विथ नो डिग्निटी, लिव इन विथ नो फ्यूचर, लिव इन विथ मोर ऑफ अ प्रोस्टिट्यूशन, लिव इन बिकॉज ऑफ मनी। सो ये लिव इन भी प्रॉपर लिव इन नहीं है, ठीक है। सो नाता प्रथा एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो कि काफी कम्युनिटीज हैं, पर्टिकुलरली भील और भिलाड़ कम्युनिटी होती हैं, वहां पे देखा जाता है। राजस्थान, MP, UP और गुजरात के अंदर गर्ल्स को बेचा जाता है। सी दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, सेलिंग ऑफ गर्ल्स, ऑफन ऑन स्टैम्प पेपर। आपने कागज बना लिए, इतने रुपए में हमने नाता रख लिया, और आप कहते हो शादी करके भेज दिया, पर शादी जैसा कुछ नहीं होता, ना आप रीति रिवाज करते हो ना आप पेपर करते हो। और इसके अंदर चाइल्ड मैरिजेस तो हम नहीं बोलेंगे, चाइल्ड इन्वॉल्व बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। और गर्ल की जो फैमिली है वो अपनी इच्छा से ऐसा करती है, राइट। और इसके बहुत सारे सोशल और लीगल इम्प्लीकेशंस भी होते हैं। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन के हिसाब से अगर अपनी इच्छा के बिना या एक माइनर गर्ल का नाता किया जाता है तो बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन और लीगल वायलेशन होते हैं, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस लगाए जा सकते हैं, खरीद बेच कर रहे हो आप इंसानों की, राइट। सो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 यहाँ पिक्चर में आता है। चाइल्ड मैरिज इलीगल है इंडिया के अंदर, राइट। सो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 यहाँ पिक्चर में आता है, इसके तहत आप केस डाल सकते हो। पॉक्सो एक्ट आता है,
राइट तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, आप माइनर बच्चियों के साथ में ऑब्वियसली आप नाता करके लेके जा रहे हो तो सेक्सुअल आपकी जो डिजायर्स हैं उनकी फुलफिलमेंट के लिए लेकर के जा रहे हो, वन ऑफ द मेजर रीजंस। सो पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत केस बनता है। सो ये कुछ लीगल इम्प्लीकेशन होते हैं। देन एनएचआरसी ने सजेस्ट किया है यही चीजें कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस, पॉक्सो का केस लगा सकते हो, एंड एट द सेम टाइम उन्होंने ये बोला है कि विलेज लेवल पे ऐसे कोई ग्रुप्स बनने चाहिए, गठित होने चाहिए, जिनसे कि आप अवेयरनेस फैलाइए, एजुकेशन दीजिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कीजिए, गर्ल्स का जो लेवल है, इकोनॉमिक स्तर जो है, सोशल स्तर जो है, उसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। आज क्यों पेरेंट्स बेचने की ही सोचते हैं, आज क्यों पेरेंट्स पढ़ाने की नहीं सोचते, बिकॉज उनको दिख रहा है पढ़ा करके हमारे पास पैसा नहीं आएगा, बेच के हमारे पास पैसा आ जाएगा। ये साइकी चेंज करने की जरूरत है। और ये कैसे होगी, जब गांव लेवल पे इसका अवेयरनेस होगा, आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाओगे, आप पढ़ाई के अवसर बढ़ाओगे, जागरूकता लाओगे, राइट। सो दिस एंटायर ट्रांसफॉर्मेशन हैज टू हैपन। चाइल्ड मैरिज भी अभी तक खत्म नहीं हुई है समाज से, कब से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, पर हाँ कम हुई है। तो धीरे धीरे ही कदम सही पर बढ़ाए जाने चाहिए। समझ में आ गया नाता प्रथा? आंसर राइटिंग के लिहाज से मैंने आपको काफी सारे पॉइंट्स दे दिए। चलिए, कौन है ये दो व्यक्ति? ये हैं नरसिंह एंड रोहिणी लोखंडे जी। नरसिंह एंड रोहिणी लोखंडे, इन दोनों को दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन देता है? ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन देती है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। चलिए मुझे बताइए, इसको हेड कौन कर रहे हैं? Who is heading ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन? सो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने नरसिंह और रोहिणी लोखंडे जी को दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। और ये जो अवार्ड है ये 2002 के अंदर स्टार्ट किया गया था। दिलीप बोस जी एक टेनिस के प्रोफेशनल प्लेयर रह चुके हैं इंडिया से। डेविस कप के अंदर उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, एशियन चैंपियनशिप के अंदर जीत करके आए हैं भारत के लिए। और ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इसमें 50,000 रुपए की राशि और ऑफ कोर्स जो एक्कोलेड होता है, पुरस्कार होता है, वो दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगली खबर के लिए अब हम चलते हैं नौसेना, नेवी की तरफ। और नेवी का जो ईस्टर्न नेवल कमांड है ना, वहां पे एक बैच कंप्लीशन सेरेमनी की गई और उसमें इंडियन नेवी को अपनी पहली वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट मिली है, फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट। सो सब ल्यूटेनेंट, इसको लेफ्टिनेंट भी पढ़ सकते हो, इसको ल्यूटेनेंट भी पढ़ सकते हो, दोनों सही हैं। अमेरिकन ब्रिटिश वाला जो फैक्टर होता है ना, सो ल्यूटेनेंट इज ऑल्सो करेक्ट, लेफ्टिनेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सब ल्यूटेनेंट अनामिका बी राजीव, ये बनी है इंडियन नेवी की पहली वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट इंडियन नेवी की। और इनकी पासिंग आउट परेड जो थी वो नेवल एयर स्टेशन INS राजाली, जो कि रानीपेट तमिलनाडु के अंदर हुई। तो ये नाम ध्यान रखेंगे आप, अनामिका बी राजीव, इंडियन नेवी की पहली हेलीकॉप्टर पायलट वुमेन, राइट। और टोटल 21 ऑफिसर्स हैं जिनकी पासिंग आउट परेड की गई। और इनको जो गोल्डन विंग लगाया जाता है वो किसने लगाया? वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर जी ने लगाया, जो कि ईस्टर्न नेवल कमांड के कमांडर इन चीफ है। ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है, चलिए बताइए मुझे। ठीक है, एंड देन लेफ्टिनेंट जामयांग जेवांग, ये जो है ये लद्दाख से पहले कमांडर, नॉट कमांडर, लद्दाख से पहले कमीशन्ड नेवल ऑफिसर बने हैं लद्दाख से। ठीक है, तो ये एक नाम भी थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। ओके, अगली खबर जो आ रही है वो CSIR यानी सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च IICT से आ रही है। IICT क्या है? अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ये हैदराबाद बेस्ड है। सो IICT ने आइडेंटिफाई किया है माइक्रो एल्गी एज अ पोटेंशियल प्रोटीन सप्लीमेंट। माइक्रो एल्गी, जो हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं ना, जिम जो बच्चे जाते होंगे वो तो जानते होंगे, तो हम वे प्रोटीन्स लेते हैं। सो वे प्रोटीन से भी कई ज़्यादा प्रोटीन एसिमिलेट करने की टेंडेंसी हमारी बॉडी जिस चीज़ की रखती है वो है ये माइक्रो एल्गी से निकला हुआ प्रोटीन। सो ये जो प्रोटीन है ये बायो अवेलेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा है और इसके अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती वो भी ज़्यादा हैं। सो वे प्रोटीन से भी ज़्यादा एनरिच्ड प्रोटीन हम निकाल सकते हैं माइक्रो एल्गी से। और ये किसने आइडेंटिफाई किया है? CSIR IICT के साइंटिस्ट ने किया है, राइट। सो इन्होंने खोजा है या हाईलाइट किया है पोटेंशियल ऑफ कॉलेरा ग्रोथ फैक्टर, क्लोरेला, नॉट कॉलेरा, डिड आई से कॉलेरा? क्लोरेला ग्रोथ फैक्टर CGF,
क्लोरेला ग्रोथ फैक्टर। ये एक प्रोटीन रिच एक्सट्रैक्ट है जो कहाँ से निकाला जाता है, कहाँ से डिराइव किया जाता है, माइक्रो एल्गी है क्लोरेला सोरोकिनियाना, सोरोकिनियाना। सो क्लोरेला सोरोकिनियाना से हम जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं वो प्रोटीन रिच एक्सट्रैक्ट होता है, और उसको अगर हम यूज़ करेंगे हमारे फूड में, इंसानों के लिए, एनिमल्स के लिए, जिसको भी आपको देना है उस हिसाब से, तो ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू रखता है। और इसको अंडर एक्सप्लॉइटेड क्रॉप माना गया क्योंकि हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, जबकि ये बाकी सारे क्रॉप से कम्पीट भी नहीं करता, आपके लैंड रिसोर्सेज के लिए कम्पीट नहीं करता, राइट। तो ये बहुत ईजिली अवेलेबल करवाया जा सकता है, और इसके अंदर जो अमीनो एसिड कंटेंट होता है वो, उसकी जो प्रोटीन सुपीरियोरिटी वो बहुत ज़्यादा होती है, इवन इफ वी कंपेयर इट टू द वे प्रोटीन एंड अदर प्रोटीन सोर्सेस, राइट। इसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे ह्यूमन और वर्टिब्रे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, जो हम खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते वो इसके अंदर मिल जाते हैं। अच्छा, ये सोया मील को वे प्रोटीन बोलिए या सोया मील बोल दीजिए, सोया मील्स भी हम यूज़ करते हैं ना फॉर प्रोटीन, राइट। सो उनसे भी ज़्यादा प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो रखता है, इसेंशियल अमीनो एसिड इसमें ज़्यादा है, एंड बायोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा। बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है कि मान लीजिए आपने एक प्रोटीन खाया, आपकी बॉडी उसमें से कितना एक्सट्रैक्ट कर पा रही है, असिमिलेट कर पा रही है। तो जब हम ये एल्गी, माइक्रो एल्गी से जो प्रोटीन निकाल रहे हैं उसको बॉडी बहुत ईजिली एब्जॉर्ब करती है, यानी हमको फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है। आप इतना प्रोटीन खा रहे हो पर इतना सा एब्जॉर्ब हो रहा है, या इतना प्रोटीन खा रहे हो और इतना एब्जॉर्ब हो गया, सो ऑब्वियसली दिस हैज़ मोर बायोलॉजिकल वैल्यू। गॉट इट। सो ये एक फाइंडिंग CSIR IICT के साइंटिस्ट ने की है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस से रिलेटेड। बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस कौन से देशों ने मिलकर के बनाई है? ठीक है, तो देशों के नाम आपको याद रखने, 5 देश हैं, इंडिया, साउथ कोरिया, US, जापान, यूरोपियन यूनियन। ये मतलब देश नहीं है, संघ है। सो ये 5 नेशंस हैं, ग्रुप हैं, जिन्होंने मिलकर के बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस बनाने की घोषणा कर दी है। और इसमें जो भी मेडिसिन का, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो प्रॉपर रहे। कोविड के टाइम में हमने देख लिया कि दवाइयाँ हर जगह अवेलेबल नहीं होती हैं और उनको सोर्स करना पड़ता है, और जिन देशों के पास नहीं होती है वहाँ के लोगों की हालत कैसी होती है। तो ये सिचुएशन वापस ना आए, इसके लिए इंडिया, साउथ कोरिया, US, जापान और EU ने मिलकर के लॉन्च किया है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस, ओके, टू पुट जॉइंट एफर्ट्स इनटू बिल्डिंग अ रेजिलिएंट सप्लाई चेन। सप्लाई चेन यानी कहाँ बन रही है और कहाँ तक पहुंचानी है, ये जो चेन है ना ये टूटनी नहीं चाहिए। अवेलेबिलिटी मेडिसिन की, बायो फार्मास्यूटिकल्स की हर जगह होनी चाहिए। और ये डिसीजन कहाँ लिया गया, अनाउंसमेंट कहाँ किया गया? इनकी इनॉग्रल मीटिंग हुई, ओके। इनॉग्रल मीटिंग बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की हुई थी सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन चल रहा था, उसी के अंदर इन्होंने मीटिंग की और डिसाइड किया कि हम इस तरह का एक अलायंस लेकर के आएंगे, ठीक है। और ये जो बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन है वर्ल्ड का सबसे बड़ा बायो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड एग्जीबिशन होता है, वहीं पे इन देशों ने अपनी मीटिंग भी कर ली। सो रिलायबल एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन की बहुत ज़रूरत है, जहाँ पे हम मेडिसिन से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाना हो, उनका सप्लाई करना हो, उनसे रिलेटेड R&D करना हो, ये सारी चीज़ें चलती रहें, राइट। सो प्रोडक्शन इसेंशियल रॉ मटेरियल का और जहाँ पे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, मिलती हैं, ये बहुत लिमिटेड है, और इसलिए सप्लाई चेन बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि सारी जगहों पर ये मेडिसिन अवेलेबल हो सके। क्लियर? चलो, ये क्या है भाई? एक कोई मिस्ट्री है। सो द मिस्ट्री ऑफ हान पर्पल। हान पर्पल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज हान पर्पल? हान पर्पल ने हाल ही में क्वांटम प्रॉपर्टीज के चलते बहुत साइंटिस्ट का ध्यान खींचा है। ये मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से कभी हीट अप हो जाता है, कभी कूल डाउन हो जाता है, रात में कभी चमकता है। सो ये है क्या हान पर्पल? ये एक पिगमेंट है, एंशिएंट पिगमेंट है, जो चाइनीज पेंटिंग्स में, पॉटरीज में कई जगह इस्तेमाल किया जाता था। 2500 से 2800 साल पुराना ये एक पिगमेंट है, ठीक है। सो व्हाट इज हान पर्पल? हान पर्पल आपको मालूम होना चाहिए, ये एक आर्टिफिशियल पिगमेंट है, नेचुरली अवेलेबल नहीं होता था, इसको बनाया था उस समय चाइनीज लोगों ने, ओके। सो सिंथेटिकली बनाया गया, और 2500 साल पहले करीब चाइना में ये बना था, और पेंटिंग्स में, ज्वेलरी में, कई जगह इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये इंटेंस इंफ्रारेड लाइट एमिट करता है, ओके, एंड इसका जो बिहेवियर है वो एक्सट्रीम कोल्ड और हाई मैग्नेटिक, बहुत ज़्यादा अगर ठंडक हो जाती है या हाई मैग्नेटिक फील्ड हो तो इसका बिहेवियर इस कलर का चेंज होने लग जाता है। और इसकी स्टडी साइंटिस्ट को बहुत अपनी तरफ खींच रही है, बिकॉज इससे हमें कहीं ना कहीं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी पढ़ने और समझने का मौका मिलेगा,
राइट, ये इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहा है। और उस समय इतने पुराने टाइम में भी जो आर्टिस्ट थे वो इतनी हाई टेक्नोलॉजी जैसी कोई चीजें यूज कर रहे थे, तो हमें उस समय को और समझने का मौका मिलेगा। राइट, सो एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है ये जो हान पर्पल है। इसका यूज क्विन और हान डायनेस्टीज के बाद में खत्म हो गया था, डिसअपियर हो गया था, लेकिन मॉडर्न केमिस्ट ने इसको 1990s में फिर से रीडिस्कवर किया। और हान पर्पल, लाइक आई टोल्ड यू, सिंथेटिक पिगमेंट है जिसको इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाया जाता है। मेनली इसमें क्या आता है, बेरियम कॉपर सिलिकेट। किससे बना हुआ है हान पर्पल, बेरियम कॉपर सिलिकेट से बना हुआ है। इजिप्शियन ब्लू की तरह ही ये दिखता है। और इसको किसने आइडेंटिफाई किया, कौन से साइंटिस्ट थी, एलिजाबेथ फिट्जह्यूग, इन्होंने आइडेंटिफाई किया। और अब साइंटिस्ट इस पे खोज कर रहे हैं ताकि हम कुछ और जान सकें इसके बारे में। ठीक है, हान पर्पल समझ में आ गया। चलिए अब हम आते हैं स्पोर्ट्स न्यूज पे, ये है लास्ट सेक्शन, इसके बाद हम रिविजन क्वेश्चंस लेंगे। सो न्यूज है, यूपी गवर्नमेंट अग्रीज फॉर 2025 एडिशन ऑफ मोटोजीपी भारत इन नोएडा। नोएडा के अंदर मोटोजीपी यानी जो बाइक रेसिंग होती है ना फास्ट वाली सर्किट पे, इसको करवाने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने अग्री कर लिया है 2025 के अंदर। और इसके लिए अग्रीमेंट बहुत जल्दी साइन होगा यूपी गवर्नमेंट में। और स्पेन हेडक्वार्टर डोरना स्पोर्ट्स है जो कि हेडक्वार्टर का है स्पेन में, और उसी का जो इंडियन पार्टनर है फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स। सो डोरना स्पोर्ट, फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट और यूपी गवर्नमेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, जिसके तहत 2025 से ये मोटोजीपी इवेंट नोएडा में होगा। और कब तक होगा, एनुअली 2029 तक, 2029 तक होगा। 25, 26, 27, 28, 29, 5 ईयर्स का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। लास्ट जब ये इवेंट हुआ था इंडिया में 2023 में हुआ था, मोटोजीपी भारत 2023। इंडियन ऑयल उस समय स्पॉन्सर था और जीता कौन था, मार्को बेजेची वॉज द विनर। ओके, हमने मोटोजीपी की बात की है तो अब हम ग्रैंड प्री की बात कर लेते हैं। कार फॉर्मूला 1 रेसिंग। सो मैक्स वर्स्टैपेन ने 3rd स्ट्रेट कनेडियन ग्रैंड प्री जीत लिया है। कैनेडियन ग्रैंड प्री पिछले साल भी हुआ, उससे पिछले साल भी हुआ, तो तीनों साल लगातार कैनेडियन ग्रैंड प्री किसने अपने नाम किया है, मैक्स वर्स्टैपेन ने किया है। और इनकी फॉर्मूला 1 में अब ये 60th विक्ट्री हो गई है। जब से फॉर्मूला 1 रेसिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 60th खिताब इनके नाम है, मैक्स वर्स्टैपेन। सो 3rd स्ट्रेट ईयर में इन्होंने रेडबुल को रिप्रेजेंट करते हुए कैनेडियन ग्रैंड प्री जीत लिया है। इस सीजन 9 रेसेस हुई, उनमें से 6 मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती हैं और अभी तक टोटल 60 रेसेस जीत चुके हैं मैक्स वर्स्टैपेन। ओके, ऑलराइट, अब यहीं पे मैं बता देती हूँ अभी इस सीजन की यानी 2024 के कौन कौन से रेसेस हुए। सो ये देखो, मैक्स वर्स्टैपेन ने ये 5 और एक कैनेडियन ग्रैंड प्री जीता है। सो बहरीन, सऊदी अरेबिया, जापान, चाइना, एमिलिया रोमैग्ना और कैनेडियन ग्रैंड प्री मैक्स वर्स्टैपेन के। इनको तो याद मत करो, राइट। क्या क्या याद करने, ऑस्ट्रेलिया कार्लोस सेंज ने, मायामी लैंडो नॉरिस ने, एंड मोनाको चार्ल्स लेक्रेक ने। बस ये 3 याद कर लो, बाकी सब पे तो मैक्स वर्स्टैपेन का नाम है। एंड देन फाइनली टेनिस की दुनिया से आ रही है खबर। ATP एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स टूर करवाते हैं, अलग अलग जगह टूर्नामेंट्स करवाते हैं। सो उसमें इंडिया के सुमित नागल हैं, इन्होंने हीलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर जर्मनी में जीत लिया है। ये ATP चैलेंजर टाइटल है और अभी तक सुमित नागल का ये 6th ATP टाइटल है इनके करियर का जो इन्होंने अपने नाम किया है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स टेनिस के अलग अलग टूर्स करवाता है। सो इन्होंने अलेक्जेंडर रिस्चार्ड को हराया है स्विट्जरलैंड के, और ये सिंगल्स खिताब अपने नाम किया है हेलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर जर्मनी में। और इसी के साथ इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में भी क्वालिफाई कर लिया है और अपने करियर की सबसे हाईएस्ट रैंकिंग पे भी, लाइव ATP रैंकिंग पे पहुंच गए 77। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे रिवीजन क्वेश्चन पे, जल्दी से आंसर करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन योर वे, वेयर वर द दिलीप बोस अवार्ड फॉर, सॉरी, who were awarded the Dilip Bose Award for Lifetime Achievement by All India Tennis Association। All India Tennis Association ने दिलीप बोस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किन 2 व्यक्तियों को दिया, कौन थे, नरसिंह एंड रोहिणी लोखंडे। नेक्स्ट, हु क्लिंच्ड द हेलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर इन जर्मनी, ये तो अभी अभी जस्ट पढ़ा है, किसने जीता है भाई, सुमित नागल ने जीता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द प्रैक्टिस ऑफ नाता प्रथा एंटेल, नाता प्रथा प्रैक्टिस के अंदर क्या शामिल होता है। सो पढ़ो चारों, ट्रांजैक्शन और मैरिज यूजिंग स्टैम्प पेपर, हाँ ये शामिल हो सकता है, सॉरी। देन अरेंज मैरिज बिटवीन कंसेंटिंग अडल्ट, नहीं। अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन, नो। लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर चिल्ड्रन, नहीं। तो एलिमिनेशन मेथड से आप जाओगे तो भी आप राइट आंसर पे पहुंच जाओगे। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ हान पर्पल, हान
क्या हो रहा है? हान पर्पल का कॉम्पोजिशन क्या है? हान पर्पल हमने अभी अभी पढ़ा, बेरियम कॉपर सिलिकेट है। ओके, देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट आपको दी है, आपको करेक्ट बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट है पीएम किसान इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है? दोनों में फर्क बताया था मैंने, स्पॉन्सर्ड नहीं है तो ये इनकरेक्ट हो गया। अंडर द स्कीम 6,000 पर ईयर 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं लैंड होल्डिंग फार्मर्स को। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में या 3 में? 3 में, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नन, कोई भी राइट नहीं है भाई। This is your question of the day. Which date has the United Nations recognized and declared as International Day of Play? International Day of Play के तौर पे कौन सी तारीख को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है सेलिब्रेट करने का? बच्चों वाला क्वेश्चन है क्योंकि बच्चों वाला ही दिन है इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते ये बचपन से ही जानते हैं ना, वही वाला थॉट वापस आपके लिए ले आई हूँ मैं। प्रोग्रेस इज नॉट अचीव बाय लक और एक्सीडेंट बट बाय वर्किंग ऑन योरसेल्फ डेली। हाँ बिल्कुल, लक के भरोसे जाओ, लेकिन तब जब पूरी मेहनत कर चुके हो, है ना, कि अब सब कर लिया, अब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ा, यही बोलते हैं ना हम। लेकिन उससे पहले की चीज़ मिस नहीं कर देनी कि कुछ नहीं किया और ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया, देखेंगे जो होगा। ऐसा तब करते हैं जब हम हमारे गोल को लेकर सिंसियर नहीं है कि चलो देख के आते हैं पेपर कैसा होगा, है ना। लेकिन अगर वाकई में सिंसियर अप्रोच के साथ में कुछ भी करना है, सो डू नॉट लीव एनीथिंग टू लक और बाय चांस। पुट इन योर बेस्ट एफर्ट्स, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ऑन दिस थॉट आई विल टेक योर लीव। कल मिलेंगे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।